बच्चों एक बार पुनः स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। आज का हमारा विषय है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय और दूसरा ट्रांसफार्मर के विभिन्न उपयोगों से संबंधित। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय क्या होता है। इसके पहले यदि आपने ट्रांसफार्मर के बारे में प्रारंभिक जानकारी नहीं ली है तो इसके पहले वाला जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसकी सहायता से आप जान सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सिद्धांत क्या है तथा इनकी कार्यविधि क्या है, किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किन किन कारणों से होता है। तो जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में लिया है कि निवेश शक्ति और निर्गत शक्ति बराबर है, अर्थात हम यह मानकर बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में जितनी विद्युत शक्ति का निवेश किया गया है उतनी ही विद्युत शक्ति हमें वापस से प्राप्त हो जाती है। अर्थात हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है, परंतु व्यवहार में 100% दक्षता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका कारण है कि ट्रांसफार्मर में कई कारण ऐसे हैं जिनके कारण से ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की हानि होती है। तो आइए हम उन कारणों को समझ लेते हैं और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन ऊर्जा की क्षति को या इस ऊर्जा क्षय को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक ऊर्जा की जो क्षति होती है उसको बोलते हैं ताम्र ह्रास। अब ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे की बनाई जाती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। जैसा कि हमने देखा कि दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली होती है। दोनों कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक के अंदर हम प्रवाहित करते हैं, दूसरे में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि उस चालक का अपना प्रतिरोध है, तो ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी अर्थात ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो वो ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से ही प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर को विद्युत ऊर्जा दी, उसका एक अंश वो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने में खर्च कर देता है। तो एक प्रकार की ये क्षति हो गई, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की हानि को ताम्र हानि कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मीय प्रभाव होता है और इस प्रकार से होने वाली विद्युत ऊर्जा की क्षति को ताम्र ह्रास कहा जाता है। अब पहली चीज यह है कि ताम्र ह्रास को कम कैसे किया जाए। तो आप जानते हैं कि सबसे अच्छा अगर विद्युत का सुचालक है तो वह है चांदी, पर बहुत महंगी है, इसलिए इसका उपयोग साधारण उपकरणों में नहीं किया जा सकता। उसके बाद में नंबर आता है तांबे का। तो तांबा विद्युत का एक बहुत ही अच्छा सुचालक माना गया है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले ट्रांसफार्मर जो है वो तांबे की कॉइलिंग से बनाए जाते हैं, जिसमें तांबे के तारों को लपेटकर कुंडली तैयार की जाती है। तो तांबा चूंकि एक अच्छा सुचालक है तो उसमें इस हानि का मान कम हो जाएगा। पहली बात तो ये, हम एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं। एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर की दक्षता तांबे के ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा होता है, उसमें ऊष्मीय प्रभाव ज्यादा होगा। तांबे का प्रतिरोध तुलनात्मक कम होता है, इसलिए उसमें ऊष्मीय प्रभाव कम होगा। तो पहली चीज तो यह है कि तांबे के तारों को उपयोग में लिया जाएगा ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। और दूसरा यह है कि कुंडली का जो तार होगा उसका प्रतिरोध कम रखा जाएगा, अर्थात तांबे के तार मोटे लिए जाएंगे, पतले तारों की कुंडली नहीं बनाई जाएगी। तो तांबे के मोटे तार को लपेटकर प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से तांबे के मोटे तारों का उपयोग करके ट्रांसफार्मर में होने वाले ताम्र ह्रास को हम कम कर सकते हैं। तो ये ताम्र ह्रास हुआ और इसको कम करने के उपाय हो गए। दूसरी जो क्षति होती है जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। क्षरण का मतलब होता है लीकेज। इस शब्द से आप अच्छी तरह परिचित हैं। जैसे पानी की लाइन जा रही है और कहीं से अगर पाइपलाइन क्रैक हो जाए तो वहां से लीकेज हो जाता है। तो उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होती है वो सारी की सारी द्वितीय कुंडली में भी प्रवाहित होती है। अर्थात जितनी
जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से संबंधित है वो सारा का सारा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से भी संबंधित होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। 100% फ्लक्स प्राथमिक कुंडली का द्वितीय कुंडली पर आ जाए यह पूरी तरह से संभव नहीं है। कुछ फ्लक्स आसपास लीकेज हो जाता है तो उस हानि को हम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की हानि चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज हो जाना। अब चुंबकीय क्षरण को कम करने के लिए क्या किया जाए? तो प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली को यदि हम नर्म लोहे के ऊपर लपेट कर तैयार करेंगे तो ऐसी स्थिति में जितना फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से संबंधित होगा अधिकांश फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाएगा। तो चूंकि लोहा जिसकी चुंबकशीलता का मान बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को वो अपने अंदर से आसानी से प्रवाहित करता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए वायु की तुलना में कम प्रतिरोध प्रदान करता है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं वायु के स्थान पर लोहे में प्रवाहित होना पसंद करेगी। तो इस प्रकार से यदि नर्म लोहे के ऊपर हम प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को लपेट दें तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को कम किया जा सकता है और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम हो जाएगा। इसी कारण से हम लोहे के क्रोड का उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर बनाने में। तो लोहे के क्रोड पर प्राथमिक कुंडली को भी लपेटा जाता है और द्वितीय कुंडली को भी लपेटा जाता है। जब दोनों कुंडलियां उस पर लपेटी जाती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण का मान बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से द्वितीय हास जो है, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के नाम से जानते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तीसरा है लोह हानि, लोह हास। अब हमारी मजबूरी हो गई कि हमें कुंडली को लोहे के क्रोड पर लपेटना है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को कम करना है, पर लोहे के क्रोड पर लपेटने से एक समस्या और पैदा होगी। वो ये कि यदि लोहे के आसपास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये भंवर धाराएं ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न कर देंगी। इस कारण से क्रोड गर्म हो जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से लोहे के क्रोड पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी और ये भंवर धाराएं ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करेंगी, जिस कारण से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी और विद्युत ऊर्जा की हानि होगी। तो इस प्रकार की हानि को लोह हानि या लोह हास या लोह क्षति कहते हैं। अब इसको कम करने का उपाय, इसका कम करने का उपाय यह है कि क्रोड के प्रतिरोध को बढ़ाया जाए। क्रोड का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा भंवर धाराएं उतनी कम हो जाएंगी और उसी अनुपात में ऊष्मीय प्रभाव भी कम होगा। अब क्रोड के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो क्रोड को पटलित बनाया जाए। पटलित यानी कि पतली पतली पत्तियों को चिपका कर विद्युत रोधी करके और उनको चिपका के और एक मोटा क्रोड बना दिया जाए। तो यही कारण है कि नर्म लोहे के पटलित क्रोड को हम उपयोग में लेते हैं। तो नर्म लोहा लेने से फ्लक्स क्षरण कम हो जाएगा और पटलित क्रोड लेने से लोह हास भी कम हो जाएगा। तो पटलित क्रोड बनाने का पीछे रीजन यही है कि हम क्रोड का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, जिससे भंवर धाराओं के मान कम हो जाते हैं और ऊष्मीय प्रभाव कम हो जाता है, तो होने वाली लोह हास को कम किया जा सकता है। तो यह लोह हास को कम करने का उपाय हो गया। और चौथा है वो है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हास कहते हैं। अब क्या होता है कि जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उस क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, उसकी दिशा बदलती है। तो इस प्रकार से क्रोड में एक प्रकार की शैथिल्य हानि होती है। इस प्रकार की हानि को शैथिल्य हानि कहते हैं, चुंबकित होना और बार बार विचुंबकित होना। तो इसमें हमारी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इस प्रकार की हानि को शैथिल्य हानि कहते हैं। इस शैथिल्य हानि को कम करने के लिए शैथिल्य हानि का मान स्टील में ज़्यादा होता है और नर्म लोहे में कम होता है। तो क्रोड नर्म लोहे के इसीलिए बनाए जाते हैं, हम स्टील के नहीं बनाते, नर्म लोहे के इसलिए बनाए जाते हैं कि शैथिल्य हानि कम हो। अर्थात नर्म लोहे के, पहली बात लोहे के बनाएंगे चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा,
नर्म लोहे के बनाएंगे शैथिल्य हानि कम हो जाएगी, और पटली बनाएंगे तो लोहास कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से नर्म लोहे के क्रोड का उपयोग करके हम शैथिल्य हानि के मान को कम कर सकते हैं। एक हानि और होती है जिसको हमिंग लॉस कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होने से कई बार ट्रांसफार्मर आवाज करते हैं, बनबनाहट की आवाज आती है, इस प्रकार की आवाज आती है। यदि आप देखेंगे कि सड़क के किनारे पर वो डीपी लगी होती है, बिजली के 2 खंभे लगे होते हैं, उसके ऊपर एक बॉक्स लगा होता है, उस बॉक्स में कटआउट वगैरह लगे होते हैं, वहां से वितरण होता है विद्युत ऊर्जा का। उस बॉक्स के ऊपर आप देखना एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो उस ट्रांसफार्मर के पास में कभी कभी आवाज आती है, वो हमिंग लॉस कहलाता है। तो इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए वो जो क्रोड बनाए जाते हैं उनको प्रॉपर चिपकाया जाता है। चिपकाने से क्या होगा कि उनमें वाइब्रेशन नहीं आएंगे, वाइब्रेशन नहीं होंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे। ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका मतलब वो भी एक ऊर्जा ही है, तो विद्युत ऊर्जा की हानि होती है, वो भी एक प्रकार की हानि है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में मुख्य ये 4 होती है, और वो 5वीं भी कभी कभी पाई जा सकती है, वो उसके संरचनात्मक दोष के कारण से हुआ ऐसा। तो ये 4 प्रकार की हानियां, और इनको हम इस प्रकार से कम कर सकते हैं। अब अगली बात आती है ट्रांसफार्मर के उपयोग पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऊंचाई, और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि 2 प्रकार की विद्युत धाराएं होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। पर व्यावसायिक रूप से प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, दिष्ट धारा का उपयोग उतना नहीं होता। उसका मूल कारण यह है कि ट्रांसफार्मर, दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। दिष्ट धारा के विभव को कम या ज्यादा करना कठिन है, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा करना आसान है। तो इस कारण से प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग साधारणतः किया जाता है। तो हमारे घरों में जितनी भी सप्लाई होती है पूरी दुनिया में, वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर विभव के मान को बढ़ा देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर विभव के मान को कम कर देता है। यहाँ एक चीज और समझ लेना चाहिए कि एक समीकरण हमने पहले देखी थी, EP × IP = ES × IS। इस समीकरण में ये निवेश शक्ति है, ये निर्गत शक्ति है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है। तो ऐसी स्थिति के अंदर निवेश शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर है। यदि विभव का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि विभव का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, और यदि विभव का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ओके, अब आप देखिए कि जहां पर विद्युत उत्पन्न होती है, उस उत्पन्न होने वाली विद्युत को हमें अगर दूर भेजना है, कहीं 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर भेजना है, तो ऐसी स्थिति में हम उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। इसका क्या लाभ होगा? जब उच्चाई ट्रांसफार्मर से हम विभव का मान बढ़ा देंगे तो विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा, और विद्युत धारा का मान कम होगा तो ऊष्मीय प्रभाव कम होगा। दूसरा, जो लाइन बिछाना पड़ेगी उसमें तार भी हमें उतने मोटे नहीं लेना पड़ेंगे, हम पतले तारों में भी अपना काम चला सकेंगे। तो एक तो होने वाली ताम्र हानि कम हो जाएगी, यानी कि तारों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा। दूसरा कि हमें जो कास्ट है वो भी कम हो जाएगी, मोटे खंभे नहीं लगाना पड़ेंगे, मोटे तारों की केबल नहीं बिछाना पड़ेगी। तो इस प्रकार से उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग उस स्थान पर होता है जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, यानी कि विद्युत संयंत्र जहां लगे हुए होते हैं वहां पर उच्चाई ट्रांसफार्मर से हम विद्युत ऊर्जा को स्टेप अप करके शहरों को भेज देते हैं। दूसरा, अब जब शहर में वो प्राप्त हो गई विद्युत धारा, तो अब जो विद्युत धारा प्राप्त हुई है शहर के अंदर, वो तो विद्युत धारा कम है और विभव उच्च है। अब हाई वोल्टेज पर तो घरों में देना नहीं है, घरों के अंदर तो 220 वोल्ट ही सप्लाई देते हैं। तो वहां क्या करते हैं कि उसको स्टेप डाउन कर देते हैं। स्टेप डाउन यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर लगा देंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो विभव का मान कम हो जाएगा और फिर से विद्युत धारा बढ़ जाएगी। अब विद्युत धारा बढ़ जाएगी तो हम उसको अलग अलग ब्रांच के अंदर भेज देंगे। तो जैसे 100 एम्पियर धारा आ गई, 10 एम्पियर इधर चली जाएगी, 10 एम्पियर इधर चली जाएगी, 10 इधर चली जाएगी। इस प्रकार से 10 ब्रांचेस के अंदर हम उसे बांट सकते हैं आसानी से। तो वितरण केंद्र जितने होते हैं, तो वितरण केंद्र पर उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, और विद्युत संयंत्र जहां होते हैं वहां पर उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि कॉलोनी के अंदर वोल्टेज प्रॉब्लम आ रही है घरों के अंदर, तो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर लगाकर और वापस से वोल्टेज को उतना मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है तो वहां पर भी विभवांतर हो जाता है, और उस विभवांतर के कारण से जो विभव यहाँ पर है वो विभव उस स्थान पर प्राप्त नहीं होता, तो विभव हानि होती है। तो इस विभव की हानि को पूरा करने के लिए हम स्टेप अप करके उसको वापस से 220 वोल्ट पर ला देंगे। तो इस प्रकार से जो वोल्टेज की हानि होती है उसको भी कम किया जा सकता है।